आज स्टार्ट करेंगे लिपिड्स। लिपिड्स एक तरह के बायोमॉलिक्यूल हैं। ये छोटे वाले हैं या बड़े वाले हैं? ये हैं तो छोटे वाले, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट हमने बताया पिछले लेक्चर में कि 10,000 से ज्यादा नहीं होता है। तो आज स्टार्ट करेंगे एक छोटा वाला बायोमॉलिक्यूल यानी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड्स। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स जो होते हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तुम अक्सर देखोगे कोई तेल वगैरह है ना, तेल वगैरह पानी में डालोगे, तेल की बूंद ऐसे तैरती रहती है, पानी में नहीं घुलती है। तो लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स को हिंदी में वसा कहते हैं, वसा। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 10,000। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के आसपास नहीं होता है। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के आसपास नहीं होता है। बहुत मुश्किल से इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 के पार जाता है। तो कहते हैं देयर मॉलिक्यूलर वेट इज हार्डली मोर देन 800। हार्डली का मतलब कहते हैं बहुत मुश्किल से। तो जब इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत मुश्किल से 800 तक पहुंचता है तो इसका मतलब ये 1,000 से कम है इनका मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1,000 से कम होता है। तो ये छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल हैं, ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। लेकिन गलती क्या होती है, ये लिपिड्स बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है और न्यूक्लिक एसिड है, ये उनके साथ अलग हो जाते हैं। ये चले जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल के साथ या रिटेंटेट के साथ चले जाते हैं, जहां पर बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल होते हैं। ये बड़े वालों के साथ अलग तो हो जाते हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट 1,000 से कम होता है। ये बहुत मुश्किल से 800 तक पहुंचता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वास्तव में छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 1,000 से कम होता है। और 1,000 से कम वाले होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल। लिपिड्स के बारे में कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर अकेले अकेले नहीं रहते। लिपिड्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। ये हमारे शरीर में अकेले अकेले नहीं घूमते हैं, हमेशा किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं। बट अरेंज देमसेल्व्स इनटू स्ट्रक्चर। ये किसी न किसी स्ट्रक्चर जैसे सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो लिपिड सेल में ऐसे अकेले अकेले नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअली नहीं रहते हैं शरीर के अंदर। ये किसी न किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, या कह लो ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े होते हैं। तो लिपिड्स कहां मिलते हैं तुमको? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंदर शामिल होते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन ये टूटती हैं, जब हम टिश्यू को पीसते हैं, जब हम टिश्यू को पीसते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और बाकी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन टूटने लग जाती हैं, क्योंकि लिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर लिपिड होते हैं। तो जब टिश्यू को पीसा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन्स के अंदर से बाहर निकल आते हैं और ये आपस में चिपक करके बड़ी बड़ी गोल गोल वेसिकल्स, थैलियां बना लेते हैं। और ये वेसिकल्स वाटर और एसिड में नहीं घुलती। फिर से देखो, लिपिड्स जो होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? ये बेसिकली किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंदर हैं, या तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, या कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। लिपिड्स अकेले अकेले नहीं रहते बॉडी के अंदर, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो जब टिश्यू को पीसा जाता है तो ये सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन से बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये लिपिड्स करते क्या हैं? ये आपस में चिपक जाते हैं और गोल गोल थैलियां बना लेते हैं, बड़ी बड़ी। इन बड़ी बड़ी गोल थैलियों यानी वेसिकल्स
ये वेसिकल्स बन जाती हैं और ये वेसिकल्स जो होती हैं वाटर और एसिड में नहीं घुलती, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में नहीं घुलती। इसीलिए लिपिड क्या होते हैं, ये बड़ी बड़ी वेसिकल जब इस एसिड में नहीं घुलती तो वो एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में चले जाते हैं, यानी वो रिटेंटेट के साथ अलग हो जाते हैं। तो देयरफॉर लिपिड सेपरेट अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज द मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म। एसिड इनसॉल्युबल में बड़े वाले बायोमोलिक्यूल होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें बड़े वाले बायोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड और जैसे पॉलीसेकेराइड। तो ये बात ध्यान रखना, यहां से सवाल आ सकता है। तो लिपिड्स हैं छोटे वाले बायोमोलिक्यूल, लेकिन ये बड़े वालों के साथ क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि लिपिड्स वगैरह जो कहां पाए जाते हैं, लिपिड्स अकेले अकेले बॉडी में ऐसा नहीं घूम रहे कहीं, वो किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड रहते हैं। जब टिश्यू को पीसा जाता है तो ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आते हैं लिपिड, और बाहर निकलने के बाद आपस में चिपक करके वेसिकल्स बना लेते हैं, गोल गोल थैलियां बना लेते हैं बड़ी बड़ी, और ये थैलियां पानी में और एसिड में नहीं घुलती। इसीलिए लिपिड्स कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और एसिड यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में नहीं घुलेंगे। जब लिपिड्स ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यानी एसिड में नहीं घुलते तो ये तुम्हें कहां नजर आएंगे, ये नजर आते हैं एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में, यानी रिटेंटेट के अंदर। और रिटेंटेट के अंदर बड़े वाले बायोमोलिक्यूल होते हैं, इसे कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। यहां पर आ जाते हैं। तो लिपिड्स वास्तव में क्या है, ये छोटे वाले बायोमोलिक्यूल हैं या बड़े वाले? ये छोटे वाले बायोमोलिक्यूल हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत मुश्किल से 800 तक पहुंचता है। 1000 से कम मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये छोटे वाले बायोमोलिक्यूल हैं। क्या लिपिड्स बॉडी के अंदर अकेले अकेले घूमते रहते हैं? नहीं, वो हमेशा किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ शामिल होते हैं। जैसे वो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, जब टिश्यू को पीसा जाता है तो ये मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद गोल गोल बड़ी बड़ी थैलियां बना लेते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, और ये वेसिकल्स वाटर और एसिड में नहीं घुलती। जब ये एसिड में नहीं घुलते हैं तो ये एसिड इनसॉल्युबल वाले भाग में चले जाते हैं, यानी रिटेंटेट के साथ चले जाते हैं, जहां पर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड भी हैं। इसीलिए मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन कहते हैं, बड़े वाले बायोमोलिक्यूल के साथ अलग हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, लिपिड्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते, दे आर एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये वास्तव में छोटे वाले बायोमोलिक्यूल हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1000 से कम होता है। फिर आगे देखो, कुछ बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं। द एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल किसे कहोगे? टिश्यू का कौन सा हिस्सा जो एसिड में घुल जाता है, इसको द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली दी साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इसको भी माना गया है एसिड सॉल्युबल पूल। सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है वो एसिड सॉल्युबल पूल माना गया है, उसको भी वो भी रिप्रेजेंट करता है एसिड सॉल्युबल पूल को। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और जो ऑर्गेनेल्स हैं, अंगिकाएं हैं, ये बन जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो हमारी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो उसको माना गया है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। वो एसिड सॉल्युबल पूल कह लो या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, जैसे पॉलीसेकेराइड है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, ये सब होते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो अगर सेल के अंदर पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म तुमको कहां नजर आएगा? सेल का साइटोप्लाज्म तुम्हें मिलेगा एसिड सॉल्युबल वाले भाग में, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स, अंगिकाएं हैं, ये तुम्हें कहां मिलेंगी? एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में मिलेंगे। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वाटर होता है। हमारे शरीर में 70 से 80% तक तो पानी ही पानी होता है।
सबसे ज्यादा शरीर में पानी होता है हमारे। तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने लिपिड्स का ये दे रखा है जनरल एस्पेक्ट। इसमें ये जरूर ध्यान रखना, लिपिड्स हैं तो छोटे वाले, लेकिन ये बड़े वालों के साथ इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी वेसिकल्स बना लेते हैं और ये वेसिकल्स एसिड में नहीं घुलती, इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल वाले भाग में चले जाते हैं, यानी रिटेंटेट के साथ अलग हो जाते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एनसीईआरटी कहती है लिपिड्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल्स। तीनों को अलग अलग आप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फैटी एसिड, हिंदी में कहते हैं सरल वसी अम्ल। फैटी एसिड का मतलब वसी अम्ल, फैटी एसिड बोलते हैं वसी अम्ल, सिंपल फैटी एसिड। ग्लिसरॉल है और फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल, फैट्स का मतलब हो गया वसा या सिंपल वाल, और ऑयल का मतलब तेल। तो 3 तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं, सिंपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स का जैसे कह लो चर्बी कह लो, वसा ना कहो, वसा तुम लिपिड्स को कह सकते हो। जैसे बॉडी में हमारे फैट होता है, चर्बी वगैरह, जैसे घी वगैरह होता है, वो फैट है, और ऑयल्स का मतलब तेल। तो लिपिड्स जो होते हैं तुम्हारे 3 प्रकार के हैं, सिंपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स में ध्यान रखना, ये दोनों चीजों के मिल जाने से बन जाते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बन जाते हैं फैट्स एंड ऑयल। तो 3 तरह के लिपिड्स होते हैं, सिंपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल में ध्यान रखना, ये दोनों चीजों के मिलने से बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल फैटी एसिड। सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यानी COOH ग्रुप। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो एक R ग्रुप से अटैच रहता है। सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो एक R ग्रुप से अटैच रहता है। यह है सिंपल फैटी एसिड। ये जो R है ये एक एल्काइल ग्रुप होता है। R एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल का मतलब ये मिथाइल हो सकता है, यानी CH3। ये इथाइल हो सकता है, यानी C2H5। या इतनी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है, या इतनी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें 19 कार्बन तक आ जाए, अप टू 19 कार्बन। तो सिंपल फैटी एसिड में क्या होता है, सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप R ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। ये R क्या क्या हो सकता है, R मिथाइल हो सकता है, R इथाइल हो सकता है, या इतनी बड़ी कोई कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें 19 कार्बन आ जाए। तो किसी भी फैटी एसिड में यहां पर 19 कार्बन तो यहां है और एक कार्बन इसको भी जोड़ दो, तो किसी भी फैटी एसिड में 20 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते। अरे R के अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं मैक्सिमम, R के अंदर 19 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो किसी भी फैटी एसिड में R में 19 से ज्यादा कार्बन नहीं होंगे, और R के कार्बन 19 है और एक कार्बन इसको भी तो जोड़ो, तो पूरे फैटी एसिड में 20 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते। तो फिर से देखो, सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो R ग्रुप से चिपका रहता है। R ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है, या हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, या ज्यादा CH2 ग्रुप्स इसके अंदर हो सकते हैं। यानी एक बड़ी सी कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें कितने कार्बन आ सकते हैं, 19 तक कार्बन आ सकते हैं। तो ये मिथाइल हो सकता है, या इथाइल हो सकता है, या इतनी बड़ी कोई कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें 19 कार्बन आ जाए। तो 19 यहां कार्बन हो सकते हैं और एक कार्बोक्सिल का कार्बन। तो किसी भी फैटी एसिड में 20 से ज्यादा कार्बन नहीं होते, 20 से ज्यादा कार्बन नहीं होते। एक तो ये बात हो गई। तो ये ध्यान रखना, सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप R ग्रुप से अटैच्ड होता है। R एक एल्काइल ग्रुप है, वो मिथाइल हो सकता है, या इथाइल हो सकता, या इतनी बड़ी कोई कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें मैक्सिमम 19 कार्बन आ जाए। तो 19 यहां हो गए, एक यहां हो गया। तो किसी भी फैटी एसिड में 20 से ज्यादा कार्बन नहीं होते। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं,
एक कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं संतृप्त, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी जो कार्बन चेन हमने दिखाई थी ऊपर, जिसमें 19 कार्बन तक हो सकते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। पूरी कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी पूरी कार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ऐसे फैटी एसिड जिनकी पूरी कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, वो कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होती हैं कार्बोक्सिल की कार्बन को मिला करके। तो इसका मतलब इसके आर में 15 कार्बन होंगे। आर में कितनी कार्बन होंगी? आर में 15 होंगी। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। सैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण क्या है? पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड में टोटल कितनी कार्बन होती हैं? 16 कार्बन होती हैं कार्बोक्सिल वाली कार्बन को मिला करके। तो इसके आर यानी एल्काइल ग्रुप में 15 कार्बन होंगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं म्यूफा, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं प्यूफा। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में देखो बहुत, इसमें पूरी कार्बन चेन में केवल एक डबल बॉन्ड होता है। पूरी कार्बन चेन में कितने डबल बॉन्ड हैं? पूरी कार्बन चेन में केवल एक डबल बॉन्ड नजर आता है, सिंगल डबल बॉन्ड ये। तो दे हैव वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। पूरी कार्बन चेन में केवल एक ही डबल बॉन्ड नजर आता है। इसका एग्जांपल है ओलेइक एसिड, एक तरह का मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी म्यूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। पूरी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन होती हैं कार्बोक्सिल वाली कार्बन को मिला करके। तो इसके एल्काइल ग्रुप में कितनी कार्बन होंगी? 19 होंगे। कितने होंगे? 19 होंगे। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूरी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। अराकिडोनिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। अराकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन होती हैं कार्बोक्सिल वाली कार्बन को मिला करके। तो मैक्सिमम कार्बन इसी के अंदर ही हैं। तो हमने बताया कि किसी भी फैटी एसिड में 20 से ज्यादा कार्बन नहीं होती, और वो अराकिडोनिक एसिड है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो प्रकार के हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड में पूरी कार्बन चेन में केवल एक ही डबल बॉन्ड होता है, ओलेइक एसिड। और पॉली अनसैचुरेटेड में पूरी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिल की कार्बन को मिला करके। डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसीलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड फैटी एसिड से कम होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होते। डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसीलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अनसैचुरेटेड की तुलना हम सैचुरेटेड से करते हैं तो किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं।
डबल बॉन्ड्स मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। तो ये तो सिंपल फैटी एसिड तुमने सीखा। सिंपल फैटी एसिड में तुमने क्या सीखा? इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि आर ग्रुप से अटैच्ड है। ये आर मिथाइल हो सकता है, इथाइल, या इतनी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें मैक्सिमम 19 कार्बन आ जाएं। फैटी एसिड दो तरह के पढ़े तुमने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब पूरी कार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे फैटी एसिड को सैचुरेटेड कहते हैं। जैसे पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होती हैं कार्बोक्सिल वाली कार्बन को मिला करके। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड में पूरी कार्बन चेन में केवल एक डबल बॉन्ड होता है। मोनो का मतलब वन, पूरी कार्बन चेन में केवल एक डबल बॉन्ड होता है, इसका एग्जांपल है ओलेइक एसिड। और पॉली अनसैचुरेटेड में पूरी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। अराकिडोनिक एसिड इसका एग्जांपल है। अराकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिल वाले कार्बन को मिला करके। डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसीलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड से कम होता है। अनसैचुरेटेड वाले हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, सैचुरेटेड वाले नुकसान वाले होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये पामेटिक एसिड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अनसैचुरेटेड वाले अच्छे होते हैं, जैसे ओलेइक एसिड और अराकिडोनिक एसिड। सनफ्लावर ऑयल में, सूरजमुखी के तेल में, ये मोनो अनसैचुरेटेड यानी म्यूफा और पॉली अनसैचुरेटेड यानी प्यूफा ये काफी ज्यादा होते हैं। सनफ्लावर ऑयल के अंदर ये पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमारी सेहत के लिए कौन से वाले अच्छे हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे होते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं दूसरे तरह के लिपिड, ग्लिसरॉल पे आते हैं। ग्लिसरॉल जो होते हैं ये एक तरह के सिंपल लिपिड्स होते हैं, और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला सामने बना है। इनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो इनको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन है C3, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहा जाता है। तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 ये प्रोपेन हो गए, और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी। तो ग्लिसरॉल को हम लोग कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये एक प्रकार के सिंपल लिपिड है, एक प्रकार के सिंपल। एनसीईआरटी ने इतना ही दिए रखा है। तीसरे वाले हैं फैट्स एंड ऑयल। हमने बताया फैट्स एंड ऑयल दोनों के मिलने से बनते हैं। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के आपस में मिलने से बनते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के आपस में मिलने से बन जाते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में ईस्टर बॉन्ड होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में चिपकते हैं ईस्टर बॉन्ड्स के जरिए, दोनों के बीच में ईस्टर बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हैं ईस्टर बॉन्ड के जरिए, तो इसे बोलते हैं एस्टेरिफाइड। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाते हैं कौन से बॉन्ड से? ईस्टर बॉन्ड से। तो कहा जाता है फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। या ऐसे भी कह सकते हो, इनको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। इनको हम फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल भी कहते हैं, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में ईस्टर बॉन्ड होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हैं ईस्टर बॉन्ड के जरिए। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हैं ईस्टर बॉन्ड के जरिए, तो उन्हें एस्टेरिफाइड कहते हैं। फैटी एसिड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल कह सकते हो। अब फैट्स एंड ऑयल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। फैट्स एंड ऑयल का क्लासिफिकेशन किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे। मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे अगर देखो तो फैट्स अलग होते हैं और ऑयल्स अलग होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स को अलग अलग कर दिया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर। फैट्स में क्या होता है? फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फैट के अंदर जो फैटी एसिड मौजूद है वो सैचुरेटेड वाला है,
ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो फैट के अंदर फैट और ऑयल में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? फैट का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो गया है? क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड है वो कौन सा वाला है? वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड कौन सा वाला है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब फैट में जब जाड़े आते हैं तापमान कम होता है 20 डिग्री से कम, तो ये जम जाते हैं। जाड़े आने पर यानी 20 डिग्री से कम तापमान होने पर फैट से जम जाते हैं। लेकिन ऑयल जो होते हैं वो जाड़ा आने पर या 20 डिग्री से कम तापमान होने पर ये जमते नहीं हैं, ये लिक्विड ही बने रहते हैं। अब जरा देखो, जो घी होता है ये जाड़े आने पर जम जाता है। जाड़े आएंगे तो घी जम जाता है, तो घी एक तरह का फैट है। घी एक तरह का फैट है। नारियल का तेल लिखा तो ऑयल है लेकिन ये गड़बड़ है। नारियल का तेल लिखा है ऑयल लेकिन ये ऑयल नहीं है ये। अरे जाड़ा आने पर नारियल का तेल जम जाता है तो ये फैट है क्या है ये? इसीलिए कहते हैं कि नारियल के तेल में ज्यादा खाना नहीं पकाना चाहिए। नारियल का तेल के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ये 20 डिग्री से कम तापमान पे जम जाएगा। सैचुरेटेड वाले सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर फैट्स एंड ऑयल्स को अलग कर दिया गया है। फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम है। फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड वाला है और ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। फैट जो होते हैं ये 20 डिग्री से कम तापमान पे जम जाते हैं। फैट के एग्जाम्पल है कोकोनट ऑयल और घी, ये 20 डिग्री से कम तापमान पे जम जाते हैं। ऑयल का एग्जाम्पल है जिंजेली ऑयल। जिंजेली ऑयल कह लो तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल। जिंजेली ऑयल आ चुका है नीट में, एक तरह का ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। जिंजेली ऑयल जैसे तिल का तेल, तिल कहते हैं ना सेसमी ऑयल, तिल का तेल। और मस्टर्ड ऑयल ये ऑयल है यानी 20 डिग्री से कम तापमान होने पर ये जमेंगे नहीं। अगर तुम्हारा कोई तेल जम रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर मिलावट है। उसके अंदर क्या है? जाड़ा आने पर अगर कोई तेल जम जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर मिलावट है। तो तुमने देखा, तो फैट्स एंड ऑयल्स को देखो, फैट्स एंड ऑयल्स दोनों चीजों से मिलकर के बने होते हैं। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों से मिलकर के बने होते हैं और दोनों के बीच में होता है ईस्टर बॉन्ड। तो कहा जाता है दे आर फैटी एसिड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफाइड है, उनके बीच में ईस्टर बॉन्ड है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो दे आर फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ऐसे भी कहा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर फैट अलग होते हैं और ऑयल अलग होते हैं। फैट्स एंड ऑयल का क्लासिफिकेशन एक तरीके से और भी किया गया है। फैट्स एंड ऑयल का क्लासिफिकेशन एक तरीके से और भी किया गया है नंबर ऑफ फैटी एसिड चेन के आधार पे। फैटी एसिड चेन की संख्या कितनी है? देखो, फैट्स एंड ऑयल के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है? फैट्स एंड ऑयल दो चीजों से मिलकर के बने हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बने हैं। फैटी एसिड चेन्स कितनी होती हैं उसके आधार पर ये तीन तरह के होते हैं। मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी रहती है। मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी रहती है। मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी रहती है। मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी है। एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी है। मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी रहती है। एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी है, तो एक फैटी एसिड की चेन चिपकी हो गया मोनोग्लिसराइड। तो ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड की चेन चिपकी है
मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी रहती है, एक फैटी एसिड की चेन चिपकी, बन गया मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड का एग्जांपल है लाइसोलेसेथिन, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, याद कर लेना। लेकिन यहां पर दो फैटी एसिड की चेन चिपकी है, डाइग्लिसराइड में दो फैटी एसिड की चेन चिपकी है, एक चेन ये हो गया, एक चेन ये, R1 R2 लिखा है, ये R1 हो गया एक फैटी एसिड की चेन, और R2 लिखा है ये दूसरी फैटी एसिड की चेन, तो ये हो गया डाइग्लिसराइड। यहां पर दो फैटी एसिड की चेन चिपकी है, तो ये हो गया डाइग्लिसराइड। और यहां पर देखो, एक फैटी एसिड की चेन ये चिपकी है, एक फैटी एसिड की चेन ये चिपकी है, और एक फैटी एसिड की चेन, कितनी फैटी एसिड की चेन है जो ग्लिसरॉल से चिपकी रहते हैं, यहां तीन फैटी एसिड की चेन है, तो ये ट्राइग्लिसराइड हो गया। क्या तीन से ज्यादा चिपक सकती हैं? अरे तीन से ज्यादा चिपक ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर तीन ही तो OH ग्रुप है। तो इसको हम लोग न्यूट्रल या ट्रिपिकल फैट कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड को हम लोग न्यूट्रल या ट्रिपिकल फैट कहते हैं, क्योंकि तीन से ज्यादा फैटी एसिड की चेन यहां जुड़ नहीं सकती। तो फैटी एसिड की चेन की संख्या के आधार पर तीन तरह के होते हैं, ये फैट्स एंड ऑयल्स तीन तरह के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में ग्लिसरॉल से कितनी फैटी एसिड की चेन जुड़ी है? एक। डाइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के साथ कितनी फैटी एसिड की चेन जुड़ी है? दो, R1 और R2। और ट्राइग्लिसराइड में तीन फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई है ग्लिसरॉल से। तीन से ज्यादा चूंकि जुड़ नहीं सकती, तो उन्हें न्यूट्रल या टिपिकल फैट कहते हैं। ऐसा आ चुका है नीट में, टिपिकल फैट। इसका उदाहरण है ट्राइग्लिसराइड, पहले समझ लो। ट्राइग्लिसराइड में ट्राइपामेटिन है इसका एग्जांपल, ये है ट्राइपामेटिन। जो पाम ऑयल खाते हो ना, वो यही है, पामोलिन या पाम ऑयल खाते हो, ये जो पाम ऑयल खाते हो ये ट्राइपामेटिन, इसमें तीन फैटी एसिड की चेन लगी हुई है, और यहां पर जो फैटी एसिड है वो पामेटिक एसिड है। यहां पे कौन सा फैटी एसिड लगा है? अगर तुम गौर करो, ये पामेटिक एसिड है। टोटल कितनी कार्बन होती हैं? 16, गिन लो चाहे, यहां 16 कार्बन है। देखो 14 कार्बन तो ये हो गई, एक कार्बन ये हो गई 15, और एक कार्बन ये 16, ये पामेटिक एसिड बना है। तो यहां पर तीन पामेटिक एसिड बने हैं। पामेटिक एसिड अभी पढ़ा इससे पहले तुमने, एक तरह का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो एक पामेटिक एसिड, एक पामेटिक एसिड, एक पामेटिक एसिड, दो पामेटिक एसिड, तीन पामेटिक एसिड, तो बन गया ट्राइपामेटिन। क्या बन गया? ट्राइपामेटिन बन गया। तो यहां पर तीन फैटी एसिड की चेन जुड़ी है, और कौन सा फैटी एसिड यहां पे जोड़ रखा है? पामेटिक एसिड। तो 16 16 16 कितनी कार्बन हो गई? 48। कितनी हो गई? 16 3 48, और तीन कार्बन तो ग्लिसरॉल की भी तो जोड़ोगे। तीन कार्बन अगर ग्लिसरॉल की तुम जोड़ दो, तो टोटल ट्राइपामेटिन में कितनी कार्बन हो गई? 51 कार्बन होती है, टोटल 51 कार्बन। ये भी गाइड में तुम्हें सवाल मिलेगा, ट्राइपामेटिन में टोटल कितनी कार्बन होती हैं? ट्राइपामेटिन में टोटल 51 कार्बन है। तीनों फैटी एसिड चेन के अंदर 48 हो गई, 16 16 16, और तीन कार्बन ये हो गई 48 49 50 51। तो ये ध्यान रखना, जो पाम ऑयल खाते हैं सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। क्यों नुकसानदेह होता है? क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और एक नहीं है, तीन तीन लगे हुए हैं, तीन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो बाहर जो भी तेल मैक्सिमम यूज होते हैं 90%, वो पामेटिक यानी पाम ऑयल में ही बनते हैं, चाहे समोसा हो, पूड़ी हो। तो जितने आसपास दुकानों में तुम समोसा पूड़ी खा रहे हो, तो वो तुम पाम ऑयल में तले हुए खा रहे हो, और ये पाम ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आजकल 25 30 साल 35 साल की एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। लगातार आप इसका सेवन कर रहे हो, खाने का जीवन शैली बदल गई है। चाउमीन है 100% पाम ऑयल में बनती है, और अच्छी बनती है, स्वादिष्ट। समोसा अगर पाम ऑयल में बनेगा तो काफी देर तक कुरकुरा रहता है, क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड, वो उसको बढ़िया बनाए रखते हैं, वो कुरकुरे बनाए रखते हैं। जितनी दाल मोट आती है, हल्दीराम की हो चाहे कोई भी हो, तुम पैकेट पे देखना सब में पाम ऑयल है। और जो ब्रेड खाते हो तुम, ये वो भी पाम ऑयल से बनी होती है। जो ब्रेड नॉर्मली खाते हो रोज, उसके अंदर भी पाम ऑयल होता है। तो डेली तुम लोग बहुत ज्यादा पाम ऑयल खा रहे हो, जो हार्ट के डिफेक्ट्स पैदा कर रहा है, हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं। तो एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से जुड़ी है,
मोनोग्लिसराइड, लाइसोलेसेथिन। दो फैटी एसिड की चेन जुड़ी है, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड का एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड जैसे कि लेसेथिन। और तीन फैटी एसिड की चेन जुड़ी है, ये ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड तीन से ज्यादा जुड़ नहीं सकती, तो ये न्यूट्रल या टिपिकल फैट है, और ट्राइपामिटिन इसका एग्जांपल है। अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको इलैबोरेट किया है। लेसेथिन एक तरह के फॉस्फोलिपिड होते हैं, ध्यान से सुनना, इस बार आया है। लेसेथिन एक तरह के फॉस्फोलिपिड होते हैं, और फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो डाइग्लिसराइड होते हैं। फॉस्फोलिपिड डाइग्लिसराइड होते हैं, ये तो एक बात है। तो लेसेथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड एक तरह के डाइग्लिसराइड होते हैं। अब जरा समझना, ये लेसेथिन का फॉर्मूला दे रखा है, यहां पर दो फैटी एसिड की चेन लगी है तो हो गया डाइग्लिसराइड। ये लेसेथिन का फॉर्मूला दे रखा है, दो फैटी एसिड की चेन लगी है तो हो गया डाइग्लिसराइड, ठीक है। तो लेसेथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड होते हैं डाइग्लिसराइड। एक बार ये पूछा गया है नीट में कि लेसेथिन का फॉर्मूला कैसा होता है, उसका फॉर्मूला पूछा गया था। तो लेसेथिन के फॉर्मूले में तो क्या पहले क्या देखोगे, इसको कैसे पहचानोगे लेसेथिन का फॉर्मूला? लेसेथिन के फॉर्मूले को तुम देखोगे, दो फैटी एसिड की चेन जुड़ी है, पहली बात। इधर ये फॉस्फेट जैसा लगा है कुछ, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा है और ये फॉस्फेट जैसा लगा है, फॉस्फेट जैसा लगा है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा है इसके। यानी तीसरा ग्लिसरॉल का यहां तीसरा OH हट गया। अरे यहां पर OH था ना ग्लिसरॉल में, तो यहां पर जो तीसरे वाली जो है ग्लिसरॉल का जो तीसरा कार्बन है, ये यहां पर एक ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉस्फेट भी है, तो बोलेंगे फॉस्फोराइलेटेड। तो ये तो दो फैटी एसिड की चेन देख लेना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फॉस्फोराइलेटेड है इधर लगा है ये वाली कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा लेसेथिन। इसको पहचानोगे क्या, यहां पर N है और यहां पे तीन मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3 CH3 CH3। इसको ऐसे पहचान लेना। लेसेथिन एक तरह का कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड दो तरह के होते हैं, एक बार ऐसे समझ लो। फॉस्फोलिपिड एक तरह के डाइग्लिसराइड हैं, ये दो तरह के होते हैं। फॉस्फोलिपिड दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है सिंपल फॉस्फोलिपिड्स और दूसरे कहलाते हैं कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड। सिंपल फॉस्फोलिपिड और कंपाउंड फॉस्फोलिपिड दो तरह के फॉस्फोलिपिड होते हैं, एक कहलाते हैं सिंपल और दूसरे कॉम्प्लेक्स कह लो या कंपाउंड फॉस्फोलिपिड। लेसेथिन एक कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है। सिंपल फॉस्फोलिपिड में होता क्या, जरा समझो। सिंपल फॉस्फोलिपिड में केवल यहां पे फॉस्फेट हो, ये नहीं होगा, ये बन गया सिंपल फॉस्फोलिपिड। सिंपल फॉस्फोलिपिड में केवल फॉस्फेट जैसा यहां पे कुछ लगा है। कंपाउंड फॉस्फोलिपिड में एक बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फॉस्फोराइलेटेड भी है, फॉस्फेट भी है, तो ये बन जाएगा कंपाउंड फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। फॉस्फोलिपिड एक तरह के डाइग्लिसराइड होते हैं। क्यों डाइग्लिसराइड होते हैं? क्योंकि कितनी फैटी एसिड की चेन लगी हैं, दो फैटी एसिड की चेन लगी हैं। अगर ये ना लगा हो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना लगा हो, केवल एक फॉस्फेट जैसा लगा है यहां पे ये, तो ये बन जाएगा सिंपल फॉस्फोलिपिड, सिंपल फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फेट के साथ एक बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लगा हुआ है, अगर फॉस्फेट के साथ ये कंपाउंड भी लगा हुआ है, ये वाला, ये एक बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लगा है, तो ये कंपाउंड फॉस्फोलिपिड या कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड बन जाएगा, जैसे लेसेथिन। तो लेसेथिन एक तरह का कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है, इसमें एक बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फॉस्फोराइलेटेड भी है, वो ग्लिसरॉल से चिपका हुआ है, ग्लिसरॉल से चिपका होता है। तो लेसेथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड होते हैं डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड का मतलब कितना फैटी एसिड की चेन, दो फैटी एसिड की चेन होती है। फॉस्फोलिपिड दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल फॉस्फोलिपिड में केवल यहां पे दो फैटी एसिड की चेन तो होंगी, लेकिन ये नहीं होगा, केवल यहां पे फॉस्फेट जैसा होगा। कंपाउंड फॉस्फोलिपिड जैसे लेसेथिन, लेसेथिन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा रहता है इतना बड़ा,
फॉस्फेट के साथ, तो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लगा रहता है, ग्लिसरॉल से चिपका रहता है। तो दो तरह के फॉस्फोलिपिड हो गए, सिंपल और कंपाउंड। फॉस्फोलिपिड होते हैं डाइग्लिसराइड, ये आता है, ये आया सवाल है। फॉस्फोलिपिड क्या है? डाइग्लिसराइड। तो फिर से देख लो फाइनल, फैट्स एंड ऑयल का क्लासिफिकेशन किया गया है फैटी एसिड चेन की संख्या के आधार पर। अगर एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी हुई है तो इसे कहते हैं मोनोग्लिसराइड, जैसे लाइसोलेसेथिन। दो फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी हैं तो इसे बोलते हैं डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड के एग्जांपल है लेसेथिन। लेसेथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड होते हैं डाइग्लिसराइड। लेकिन फॉस्फोलिपिड दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में ये नहीं लगा होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स में ये इतना बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लगा रहता है। इसको याद कैसे करोगे? यहां पे N है और ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो लेसेथिन का फॉर्मूला याद हो जाएगा, आया है नीट में, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से चिपकी रहती हैं और 3 से ज्यादा तो चिपक नहीं सकती, तो ये न्यूट्रल या टिपिकल फैट्स कहलाते हैं। ट्राइपामिटिन में 3 फैटी एसिड की चेन जो लगी है वो पामिटिक एसिड होता है, और पामिटिक एसिड एक तरह का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। टोटल 16 कार्बन होती है पामिटिक एसिड में, कार्बोक्सिल की कार्बन को मिला करके, तो 16 16 16 48 हो गई, और 3 कार्बन ये हो गई, 51 कार्बन होती है ट्राइपामिटिन में। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी ग्लिसरॉल, देखो फैट्स एंड ऑयल दो चीजों से मिलकर बने हैं, फैट्स एंड ऑयल दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। जब कभी भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ चिपकता है, ये फैटी एसिड हो गया ग्लिसरॉल, तो वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होता है, ध्यान रखना। जब भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल से चिपकेगा तो पानी निकलेगा, पानी का निकलना डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। आमतौर पे अभी तुम पढ़ोगे आगे चल के, जब भी कोई बॉन्ड आपस में जुड़ रहे हैं, दो कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन होगा, और जब दोनों अलग होंगे तो हाइड्रेशन होगा। क्या होगा? हाइड्रेशन। तो जब दो कंपाउंड आपस में चिपकते हैं तो पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? -H2O का मतलब पानी निकल रहा है। अरे यहां पे पामिटिक एसिड और ग्लिसरॉल आपस में चिपक रहे हैं तो पानी निकल रहा है, यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। तो जब कभी भी दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो यहां पर पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेशन, और जब ये अलग होंगे तो हाइड्रेशन होता है। क्या होता है? तो सारा सब कुछ खेल डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन का होता है। बॉन्ड बनेंगे, डिहाइड्रेशन, टूटेंगे, हाइड्रेशन। चाहे वो अमाइनो एसिड हो, आगे चल के पढ़ोगे ना, अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनती है। जब दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे वहां पर भी डिहाइड्रेशन होगा, और जब अलग होंगे तो हाइड्रेशन होगा। तो जब बॉन्ड बन रहे हैं तो डिहाइड्रेशन, और अलग हो रहे हैं हाइड्रेशन। चाहे अमाइनो एसिड जुड़ रहे हो तब भी डिहाइड्रेशन, चाहे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ रहे हो तब भी डिहाइड्रेशन। जुड़ेंगे तो डिहाइड्रेशन और अलग होंगे तो हाइड्रेशन होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स है फॉस्फोरस, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट है, तो ये कौन से फॉस्फोलिपिड होंगे? ये हो गए सिंपल वाले। कौन से हो गए? अरे केवल फॉस्फेट लगा है, केवल फॉस्फेट लगा है तो ये सिंपल फॉस्फोलिपिड बन गए। फॉस्फोलिपिड जिनमें केवल फॉस्फेट लगा है या फॉस्फोरस लगा है तो ये सिंपल फॉस्फोलिपिड है। और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इतना बड़ा सा कोई कंपाउंड लगा है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना बड़ा सा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉस्फोराइलेटेड है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा है, तो ये कौन से लिपिड हो गए? ये हो गए तुम्हारे कंपाउंड फॉस्फोलिपिड या कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड फॉस्फोलिपिड होते हैं। लेसेथिन एक कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है, लेसेथिन एक कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। लेसेथिन एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये वाला सवाल आया है, ध्यान रखना। फिर लास्ट पॉइंट है लिपिड्स हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बहुत सारे जटिल लिपिड्स भी पाए जाते हैं, ऐसे लिपिड जिनकी संरचना बहुत जटिल होती है,
वो हमारे ब्रेन में होते हैं या न्यूरल टिश्यूज में होते हैं? न्यूरल टिश्यूज कह लो, जैसे माइलिन शीथ वगैरह में होते हैं, न्यूरॉन्स के माइलिन शीथ वगैरह में होते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे जटिल किस्म के लिपिड्स, सबसे जटिल किस्म की वसा कहां पाई जाती है? हमारी बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स लिपिड कहां मिलते हैं? ब्रेन के अंदर और हमारे न्यूरल टिश्यू में, जैसे माइलिन शीथ वगैरह में पाए जाते हैं। न्यूरॉन के चारों तरफ होती है माइलिन शीथ। आगे पढ़ाएंगे। ये तो एक बायोमॉलिक्यूल आपने अभी जाना, छोटा वाला बायोमॉलिक्यूल आपने सीख लिया, लिपिड्स के बारे में आपने जाना। लिपिड्स कितने तरह के थे? 3 तरह के आपने जाने, सिंपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल। सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो आर ग्रुप से अटैच्ड है। ग्लिसरॉल को हम लोग कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और फैट्स एंड ऑयल दोनों चीजों से मिलकर के बने होते हैं। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों के मिलने से बनते हैं। ये आ जाना। नेक्स्ट आप लोग जानेंगे मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड। मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड यानी शुगर्स, ये भी एक तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और ये छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल हैं। ये भी एक तरह के बायोमॉलिक्यूल हैं। कौन से वाले हैं? छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होगा। इनको आप शुगर्स भी कह सकते हो। ये भी छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल हैं, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल। बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है इनका? मॉलिक्यूलर वेट इनका 1000 से कम होता है। तो कहां मिलेंगे ये तुमको रिटेंटेड में मिलेंगे या फिल्टरेट में? ये एसिड सॉल्युबल यानी फिल्टरेट में मिलेंगे। एसिड सॉल्युबल यानी फिल्टरेट में। लिपिड्स तो नालायक था, वो था छोटा वाला, लेकिन वो एसिड इनसॉल्युबल यानी रिटेंटेड के साथ इसलिए अलग हो गया था क्योंकि लिपिड्स आपस में मिलकर बड़ी बड़ी वेसिकल्स बना लेते हैं, और ये वेसिकल वाटर और एसिड में नहीं घुलती। इसी वजह से वो एसिड इनसॉल्युबल के साथ चले जाते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है। मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है। ये छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल हैं, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल्स हमेशा तुम्हें कहां मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल वाले में। किस में मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल यानी फिल्टरेट में मिलेंगे। फिल्टरेट में। तो पहला लेक्चर आपने उसमें ज्यादा सिखाया, उसमें ध्यान रखना, उससे सीख लेना सारी चीज। मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड में अगर एक शुगर का मॉलिक्यूल है तो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। एक शुगर के मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है, मोनोसैकेराइड होते हैं, और ये 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड हैं, तो इनको हेक्सोज शुगर कहते हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड हैं, इनको पेंटोज शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितनी कार्बन होती है? 6 कार्बन होती है, ये हेक्सोज शुगर है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में 5 कार्बन पाए जाते हैं, ये पेंटोज शुगर है। ये सारे मोनोसैकेराइड हैं। ये 6 कार्बन वाले हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और 5 कार्बन वाले हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस में चिपक जाते हैं और बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। मोनोसैकेराइड आपस में चिपक जाते हैं कितने? 2 से 10, यानी थोड़े से फ्यू मोनोसैकेराइड मिल करके बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड। थोड़े से मोनोसैकेराइड जब आपस में चिपक जाते हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, और बहुत सारे आपस में चिपक जाएंगे तो ये पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 10 से ज्यादा चिपक जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, ये 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड हैं, इन्हें हेक्सोज शुगर बोलते हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड हैं, इन्हें पेंटोज शुगर बोलते हैं। मोनोसैकेराइड के अलावा ओलिगोसैकेराइड पढ़ोगे। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 मोनोसैकेराइड यानी थोड़े से मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अगर इनसे ज्यादा मोनोसैकेराइड होंगे तो
तो ये पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में आते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड होंगे। ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड में कितने मोनोसेकेराइड होंगे? 3 मोनोसेकेराइड होंगे। इसको यहां पर नहीं लिखना था, इसको यहां से काट दो। पॉलीसेकेराइड में 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड होते हैं, तो यहां पर ओलिगोसेकेराइड के साथ लिख गया था गलती से, इसको हटा दो। ओलिगोसेकेराइड में कितने मोनोसेकेराइड होते हैं? 2 से 10। अगर 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जिसमें 2 कार्बन होती है उन्हें डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें डाइसेकेराइड, और जिनमें 3 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें ट्राइसेकेराइड कहते हैं। यहां पे डाइसेकेराइड के 3 एग्जांपल दे रखे हैं, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज डाइसेकेराइड के 3 एग्जांपल दे रखे हैं, यानी इनमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे। इन तीनों के अंदर 2 शुगर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, इसमें 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर है, ये मिल्क शुगर है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, तभी से दूध जब पीते थोड़ा सा मीठा लगता है। दूध कैसा लगता है? दूध हल्का सा मीठा लगता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज शुगर है। कौन सी है? लैक्टोज एक तरह की डाइसेकेराइड होती है, इसमें 2 मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। ये कैसी शुगर है? ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, और ये 2 मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, इसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज। और माल्टोज स्टार्च के टूटने से बनती है। माल्टोज स्टार्च के टूटने से बनती है। यह भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, यह भी एक लैक्टोज की तरह रिड्यूसिंग शुगर है। तीसरा आता है सुक्रोज। सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है, और इसमें 2 मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है, इसमें 2 मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये गन्ने की शुगर है, केन कहते हैं गन्ने से निकलने वाली शुगर है, और हमारी डाइनिंग टेबल पर हमारे घर के अंदर भी यही होती है सुक्रोज। जो हम लोग खाते हैं घर में वो सुक्रोज है। क्या है वो भी सुक्रोज है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग है। ये ध्यान रखना, लैक्टोज माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है, और जबकि सुक्रोज कैसी है? सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग है, ये पूछा जा चुका है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक यहां पे डाइसेकेराइड और दे रखा है, ट्री हेलोज। ट्री से तुम 3 मत समझ लेना, ये डाइसेकेराइड है। ट्री हेलोज माल्टोज जैसा डाइसेकेराइड है, और इसमें भी 2 मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और ग्लूकोज ही होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज होते हैं। ट्री हेलोज भी एक तरह का डाइसेकेराइड है, इसमें 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ये बिल्कुल माल्टोज जैसा है। ग्लूकोज अलग तरह का होगा, इसमें ग्लूकोज के टाइप अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों में, माल्टोज में भी 2 ग्लूकोज हैं और ट्री हेलोज में भी 2 ग्लूकोज हैं। रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड है। रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड है, इसमें 3 मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड है, इसमें 3 मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। कैसा है ये? नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग। अभी हम बताते हैं तुम्हें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। कहता है सारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं। जितने मोनोसेकेराइड ऊपर तुमने पढ़े हैं, कौन कौन से ऊपर पढ़े हैं? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज, ये 4 ऊपर पढ़े मोनोसेकेराइड। सारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, सुक्रोज और ट्री हेलोज को छोड़ करके। सुक्रोज और ट्री हेलोज नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। तो केवल नॉन रिड्यूसिंग वाले याद कर लो। नॉन रिड्यूसिंग में तुम याद कर लो, नॉन रिड्यूसिंग में तुम्हारे कौन कौन आएंगे ये याद कर लो। नॉन रिड्यूसिंग में तुम्हारे आएंगे सुक्रोज,
3 हैलोस, सारे ट्राइसैकेराइड जैसे रेफिनोज। रेफिनोज एक तरह का ट्राइसैकेराइड है, और जितने पॉलीसैकेराइड है सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो एक याद कर लो, जितने एक याद कर लो। पॉलीसैकेराइड में आगे तुम पढ़ोगे सेल्यूलोज। तो रेफिनोज एक तरह का ट्राइसैकेराइड है। तो तुम ये ध्यान रखना, सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, दो को छोड़ दो, सुक्रोज और ट्री हेलोज। ये तुम्हारे दे रखे हैं आप। सुक्रोज खास करके ध्यान रखना नॉन रिड्यूसिंग है, ट्री हेलोज भी नॉन रिड्यूसिंग, ट्राइसैकेराइड भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं जैसे रेफिनोज, और सारे पॉलीसैकेराइड भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो इतना याद कर लेना, रिड्यूसिंग वाला मत याद करो, नॉन रिड्यूसिंग वाले सारे याद कर लो, अपने आप तुम्हारे बाकी याद हो जाएंगे। तो सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, सुक्रोज और ट्री हेलोज को छोड़ के, सुक्रोज और ट्री हेलोज को छोड़ के सारे ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग। ग्लूकोज अंगूर में पाए जाने वाली शुगर है, ग्रेप शुगर है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्लूकोज एक ग्रेप शुगर, अंगूर में पाए जाने वाली शुगर है, और इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। बच्चा खेल करके आता तो मां उसे ग्लूकॉन डी देती है, ग्लूकोज देती है, क्योंकि ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकोज से हमको तुरंत ऊर्जा मिलती है। जैसे खाना हमारा जब खा लेते हो तो कहते हो मीठा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि खाना अभी पचा तो है नहीं, उससे ऊर्जा तो मिली नहीं, ऊर्जा की कमी होने लगती है, तो मीठा खाने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो कहीं पर भी जाओगे, घर में जाते हो, गांवों में जाओगे तो पानी के साथ पेठा लाते हैं, क्योंकि ये थक गया होगा, इसमें ऊर्जा नहीं होगी, अभी कम होगी। तो पेठा, पेठा मीठा है, मिठाई या पेठा, उसके अंदर ऊर्जा मिलती है। उससे क्या मिलती है? तो ग्लूकोज कहते हैं, अंगूर के अंदर होता है ग्लूकोज, और इससे हमको तुरंत ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, कीटोज, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, और फलों के अंदर भी पाई जाती है फ्रक्टोज। आम मीठा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फ्रक्टोज है। क्या है? तो फलों की शुगर होती है फ्रक्टोज, जो कि कीटोज शुगर, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। ये सबसे मीठी शुगर होती है, जो कि शहद में और सीमेन यानी वीर्य में भी होती है, जिसमें स्पर्म होते हैं। मनुष्य के वीर्य में भी होती है, सीमेन के अंदर भी फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप है, ये फलों के अंदर होती है, और ये मीठी, सबसे मीठी शुगर है, शहद में होती है और वीर्य में भी होती है। शहद मीठा होता है क्योंकि इसमें फ्रक्टोज होती है। नकली शहद ऐसे ही बनता है, चाइना से लोग फ्रक्टोज मंगा लेते हैं और मिला देते हैं, नकली शहद तैयार हो जाता है। फ्रक्टोज के, शहद के अंदर फ्रक्टोज होती है, शहद के अंदर क्या होती है? असली वाले में फ्रक्टोज होती है। तो नकली शहद बनाने के लिए फ्रक्टोज लोग बाहर से खरीद लाते हैं, चाइना में सात्विक हो। ग्लूकोज एल्डोज शुगर होती है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर होती है। तो अभी तुम्हें 3-4 बातें अभी और बता रहे हैं, इसके अलावा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है ये भी बताना है, और एल्डोज कीटोज के बारे में भी थोड़ा सा भी बताते हैं। तो तुमने पढ़ा भी एक तीसरा, एक बायोमोलिक्यूल तुमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अमाइनो एसिड, फिर पढ़ा लिपिड्स, और तीसरा है मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये सब मोनोसैकेराइड है, इसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ये हेक्सोज शुगर है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में 5 कार्बन होते हैं, ये पेंटोज शुगर है। ये सब मोनोसैकेराइड है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस में मिल करके बनाएंगे ओलिगोसैकेराइड। और ये ध्यान रखना, जब मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन होता है जब भी 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे। अलग होंगे तो हाइड्रेशन, अलग होंगे तो सब यही खेल है, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन ही होता है। आ सकता है इस तरह का सवाल। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड आते हैं, इसको काट देना।
डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। इनमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं। और ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज, और इसमें 3 मोनोसैकेराइड होते हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये दूध में पाए जाने वाली शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। इसमें 2 मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ये स्टार्च के टूटने से बनती है माल्टोज, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये गन्ने की शुगर है और हमारी टेबल शुगर है, हमारे घर में हम इसे खाते हैं, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग है। ट्रीहेलोज भी एक डाइसैकेराइड है माल्टोज की तरह, इसमें भी 2 मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है, इसमें 3 मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, सुक्रोज और ट्रीहेलोज को छोड़ करके। सारे ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक। ग्लूकोज अंगूर में पाए जाने वाली शुगर है, इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है और फलों के अंदर पाई जाती है, ये शहद और वीर में भी होती है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डोज शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एक दो बातें और ध्यान रखना, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में। ग्लूकोज के 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक लीनियर होता है। ग्लूकोज के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो भी तुम जानते हो, ग्लूकोज लिखते हैं C6H12O6, C6H12O6। जो शुगर्स होती हैं, शुगर्स के अंदर पाए जाते हैं शुगर्स के अंदर 2 ग्रुप जरूर होते हैं। शुगर्स के अंदर 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, ये आया हुआ सवाल है। शुगर्स के अंदर 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। शुगर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। शुगर के अंदर कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। कार्बोनिल जैसे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। कैसे? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। शुगर के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। एल्डिहाइड का मतलब हो गया CHO और कीटोन का मतलब हो गया इस तरह का ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो इस तरह से। तो ग्लूकोज यानी शुगर के अंदर 2 ग्रुप पाए जाते हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। शुगर के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड हो गया CHO और कीटोन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 2 तरह की शुगर्स होती है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बहुत तेजी से लिखो। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें क्या अंतर होता है? और रिड्यूसिंग शुगर के अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। इनके अंदर होते हैं फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये केमिस्ट्री में मदद करेगा तुम्हारी। इसमें नहीं होते, दे डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। इनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स नहीं होते। इनमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स नहीं होते, नॉन रिड्यूसिंग। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट। दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते। तीसरा है, ये फेहलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कलर देते हैं, दे गिव कलर रिएक्शन, दे गिव कलर रिएक्शन with Fehlingh and Benedict solution. Fehlingh and Benedict solution. ये Fehlingh और Benedict solution के साथ कलर देते हैं और ये कलर नहीं देते, they do not give color. ये Fehlingh और Benedict solution के साथ कलर नहीं देते, they do not give color. ये कलर रिएक्शन नहीं देते। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हमने क्या बताए थे? ऑल मोनोसेकेराइड, सारे मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हेलोज, सुक्रोज और ट्री हेलोज को छोड़ करके सारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल दिए थे, इसमें तुम याद कर लेना, सुक्रोज, ट्री हेलोज, ये तो डाइसेकेराइड हो गए, रेफिनोज ये ट्राइसेकेराइड हो गया, और ऑल पॉलीसेकेराइड। ये डाइसेकेराइड्स हैं, ये ट्राइसेकेराइड है और सारे पॉलीसेकेराइड। तो एक तरफ वाले याद कर लेना, तुम उधर वाला याद कर लो, इधर मत याद करना, एक तरफ याद कर लोगे तो याद हो जाएगा सारा। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं और ये किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रंग देती हैं, ये कलर रिएक्शन देती है फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ। सारे मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं सुक्रोज और ट्री हेलोज को छोड़ करके। एक तरफ का याद कर लोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो दो बायोमॉलिक्यूल आपने आज पढ़े, अभी पढ़े, एक आपने पढ़ा लिपिड्स के बारे में और दूसरा मोनो एंड
ऑलिगोसैकेराइड के बारे में। सुक्रोज में आगे एक चीज ध्यान रखना, सुक्रोज दो चीजों से मिलकर के बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज दो चीजों से मिलकर के बना होता है, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन वाली रिंग होती है, इसमें ग्लूकोज में तुम्हें 6 कार्बन वाली रिंग मिलेगी, इसे बोलते हैं पाइरानोज रिंग। ग्लूकोज में कितने कार्बन वाली रिंग होती है? 6 कार्बन वाली रिंग होती है, उससे बोलते हैं पाइरानोज रिंग। और फ्रक्टोज में, जो सुक्रोज के अंदर फ्रक्टोज है, उसमें 5 कार्बन वाली रिंग होती है, फ्यूरानोज रिंग। ये भी ध्यान रखना। तो एक चीज और ध्यान रखना कि सुक्रोज दो चीजों से मिलकर के बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन वाली रिंग होती है, पाइरानोज रिंग। सुक्रोज में क्या क्या है? सुक्रोज में दो चीजें हैं, क्या क्या दो चीजें बताओ? सुक्रोज में दो चीजें होती हैं, सुक्रोज में दो चीजें हैं। सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के, डाइसैकेराइड है। और ग्लूकोज में 6 कार्बन वाली रिंग होती है, पाइरानोज रिंग। और फ्रक्टोज में 5 कार्बन वाली रिंग है इसके अंदर, फ्यूरानोज रिंग। ग्लूकोज में कितने कार्बन वाली रिंग है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन। और फ्यूरानोज में कितने कार्बन है? 5 कार्बन वाली रिंग। तो ये पूछा गया एक बार, ग्लूकोज सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना है, और इसमें है ग्लूकोज में पाइरानोज रिंग है 6 कार्बन वाली, फ्रक्टोज में फ्यूरानोज रिंग है 5 कार्बन वाली। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये पाइरानोज है, वो फ्यूरानोज क्या है? फ्यूरानोज। तो ये आज के लेक्चर में आपने आज सीखा लिपिड्स के बारे में, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड के बारे में। दोनों ही छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है। ठीक है।